जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो टारगेट 8 होगा। 60 टारगेट अभी तक हम लोगों ने देखा है और 3-3 दिन का टारगेट इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि कभी कुछ टॉपिक ऐसा होगा जो आप शायद कंप्लीट ना भी कर पाएँ, लेकिन फिर वो आपको उतने ही टाइम में रिवीजन करने के लिए, चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए बाध्य कर देगा। तो अपनी ऐसी आदत बना लेनी है कि हमें जो भी टारगेट मिल रहा है उतने दिन में कंप्लीट हो जाए, तो आगे आप देखेंगे रिवीजन में आपको काफ़ी मदद मिलेगा। तो आपको करना क्या है, अब से जो भी आपको टारगेट मिले उसमें आप ये देखिए कि नेक्स्ट टाइम जब आपको उसको रिवाइज करना होगा तो पूरी चीज़ें ना पढ़नी पड़े। तो जो इम्पोर्टेंट है उसको अभी से अंडरलाइन कर लीजिए। अगर आप चाहें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट या पॉइंट को अलग से नोट कर लीजिए कॉपी में। और जब फिर यही टारगेट रिपीट होगा फ्यूचर में, तो सिर्फ जो आपने इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट किया हुआ है प्रीलिम्स के पहले आपको उन्हीं चीज़ों को देख लेना है। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है उसे अभी पढ़ लीजिए, अभी समय है। सितंबर तक में कोशिश करिए कि कॉन्सेप्चुअल चीज़ें जो हैं, ज्योग्राफी की हो गई, पॉलिटी की हो गई, उसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जो रिवीजन करना होता है सबसे अधिक एग्जामिनेशन से पहले वो होता है फैक्ट। तो फैक्ट आप रिवाइज तब आराम से कर लेंगे जब आपके पास अलग से नोट होगा। फिर आपको किताबों को नहीं उठाना पड़ेगा, या फिर जहाँ भी आप बल्कि आपके बड़े बड़े नोट्स होंगे उनको नहीं उठाना पड़ेगा। जो आपने फैक्ट अलग से नोट किया है, पॉइंट को कहीं अंडरलाइन कर लिया है, सिर्फ उन्हीं को आपको देखना है। तो ज्योग्राफी में हमारा क्या, भूगोल में हमारा क्या टारगेट होगा। अभी तक हम लोगों ने ये ओशियन करंट और इन सब चीज़ों से रिवीजन नहीं किया है, पढ़ा नहीं है, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले ओशियन टोपोग्राफी आप देखेंगे, महासागर स्थलाकृति, उसमें ओशियन फ्लोर के बारे में देखेंगे, कौन कौन से पहाड़ें, चट्टानें किस तरीके से, जैसे हमें ऊपर सरफेस पे देखने को मिलता है ठीक उसी तरीके से समुद्र के अंदर भी सारी चीज़ें वैसे ही मौजूद है। यहाँ से आप बेसिक से स्टार्ट करिएगा। ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए है। एक बार आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो उसके बाद फिर आप फैक्ट पे ज़्यादा आपको फोकस करना है, और वो फैक्ट आपको ओशियन करंट में मिलेगा। फिर कभी कभी ओशियन के, समुद्र के अंदर जो तापमान होता है, जो सैलिनिटी होती है, लवणता होता है, उस पर भी सवाल पूछ देता है कि किस तरीके से ये वेरी कर रहा है, अंतर आ रहा है, कौन कौन से समुद्र ज़्यादा आपको खारे देखने को मिलते हैं, कम देखने को मिलता है, तापमान किन चीज़ों पे कैसे फोकस करता है, कैसे असर डालता है समुद्र जीव जंतुओं पे या समुद्र के लवणता पे, सैलिनिटी पे, ये सब चीज़ें थोड़ी सी पूछी जाती हैं। तो उसको एक बार देख लीजिएगा। आधे पन्ने के आसपास में आपका फैक्ट वगैरह और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद ओशियन करंट। ओशियन करंट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ तक कि जब आप मेंस में भी क्वेश्चन देखेंगे तो उन्होंने आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसी ओशियन करंट के बारे में पूछ लेंगे और फिर ये बोलेंगे कि वो कैसे कैसे किस देश से होते हुए जाता है, या फिर अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक महासागर में कौन कौन से ओशियन करंट्स हैं। इस तरह से सवाल पूछा जा चुका है 2-3 महासागरों पे। तो ओशियन करंट प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब आप जो पढ़ाई कर रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, अपनी सीट पक्की करने के लिए भी पढ़ाई कर रहे हैं, और साथ ही साथ मेंस का बेस भी बिल्ड कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रीलिम्स के बाद फिर मेंस एक नए तरीके से आपको शुरुआत करनी होगी। इसी बेस पर आपको नई इमारत खड़ी करनी होगी मेंस की। तो इसीलिए प्रीलिम्स को उस हिसाब से अच्छे से पढ़िए। जब ये टॉपिक हो जाए फिर क्लाइमेटिक रीजन्स आपको ध्यान देना है, जो विश्व के जलवायु क्षेत्र हैं। अगर आपको यहाँ पे पहले इस टॉपिक को पढ़िए। इस टॉपिक को पढ़ते समय आपको ये समझ में आएगा कि कौन कौन सी जलवायु से जुड़ी हुई चीज़ें जो बेसिक है वो आपकी गड़बड़ हो रही हैं, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप वहाँ जाके उसको समझ लीजिएगा। अभी हमारा मेन फोकस क्लाइमेटिक रीजन्स ही है। यहीं से आप देखेंगे मैक्सिमम सवाल यहीं से बनते हैं ज्योग्राफी में। इसमें कौन कौन सा आपको टॉपिक देखना है। हॉट और वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट, जिसे हम गर्म, आर्द्र, आर्द्र भूमध्य रेखीय जलवायु कहते हैं। उसके बाद सवाना और सूडान क्लाइमेट पढ़ेंगे आप, ठीक है। उसके बाद ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट देखेंगे, उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु। इसके बाद रेगिस्तान जलवायु, देखिए डेजर्ट खूब क्वेश्चन आते हैं। ये पूछ देगा कि कौन से रेगिस्तान में, कौन से डेजर्ट में कौन सी जनजाति रहती है। तो आप लोग पहले इन टॉपिक्स को पढ़िए, फिर हम लोग जब रिवीजन करेंगे या क्वेश्चंस के माध्यम से देखेंगे तब आपको वो चीज़ें वहाँ बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाएंगी। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने लेवल पे पहले थ्योरी वगैरह सारी चीज़ें पढ़ लें। और जब बात आएगी क्वेश्चन लगाने की, तो घटना चक्र सबसे अच्छा है, प्रीवियस ईयर सवाल का कलेक्शन है, तो उसको आप लगा जाइए। कुछ भी करिए, प्रीवियस ईयर सवाल के टच में आपको अब बने रहना है, प्रीवियस ईयर सवाल रोज़ देखने हैं। उसके बाद स्टेपी क्लाइमेट, जो आपका रशिया के आसपास और सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया के देशों के पास जो आपको देखने को मिलता है वो स्टेपी क्लाइमेट हो गया। भूमध्य सागरीय जलवायु, मेडिटेरियन क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गर्म शीतोष्ण पूर्व सीमांत जलवायु, वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट, टैगा, तुंद्रा,
टुंड्रा, ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। तो ज्योग्राफी में एक ठीक ठाक पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा और यहीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़्यादा पूछा भी जाता है। आज का टॉपिक आपको ज्योग्राफी का वो बताया गया है जहाँ से 70-80% क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आपका। उसके बाद पॉलिटी देख लीजिए। एक ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग हो गया तो थोड़ा सा उसके साथ पॉलिटी रखते हैं, क्योंकि हिस्ट्री पे हमारा एंशियंट का कई दिनों से फोकस था। तो अब हम लोग इसके बाद हिस्ट्री पे फिर से आएंगे मॉडर्न पे, लेकिन तब तक आप बीच में ज्योग्राफी और पॉलिटी पे थोड़ा ध्यान दे दीजिए। पॉलिटी में आपको संसद पढ़ना है, अभी बड़े चैप्टर्स पे फोकस करिए, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, नीति निदेशक तत्व, इसमें आप रिलैक्स फील करेंगे। तो अभी रिलैक्स टॉपिक को मत उठाइए, अभी थोड़े ऐसे टॉपिक उठाइए जिसमें थोड़े बड़े टॉपिक हों, अभी आपका दिमाग ज़्यादा उसमें खपत होता है। तो संसद पढ़िए, और संसद पढ़ने के बाद उसके बाद राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर आपको साथ में पढ़ना है। तो बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं, मिलती जुलती हैं, थोड़े बहुत अंतर आपको आर्टिकल, अनुच्छेद में देखने को मिलेगा। कार्य प्रणाली और और जो जितनी भी संरचना है, स्ट्रक्चर है, वो ओवरऑल लगभग सेम ही है। उसके बाद आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, उनको भी साथ में पढ़ लीजिए। फिर ट्रिब्यूनल्स देख लीजिए, और यूनियन और स्टेट एग्जीक्यूटिव यानी संघ एवं राज्य कार्यपालिका, ये सबसे बड़े चैप्टर्स का टॉपिक आपको अभी दे दिया गया है। इसको अच्छे से देखिए। अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई भी टॉपिक आपका बच जाता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगले 3 दिन का जो टारगेट होगा, हम पॉलिटी को कंटिन्यू करेंगे और साथ में मॉडर्न हिस्ट्री भी उठा लेंगे। तो वहाँ पर आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा जो इसमें से टारगेट बचता है। फिलहाल कोशिश करिए कि इन 3 दिनों में आपका पॉलिटी का ये टारगेट कंप्लीट हो जाए। और करंट अफेयर्स के लिए अब अप्रैल का करंट अफेयर पूरा हो जाएगा। अप्रैल अच्छे से देख लीजिएगा। अपने लेवल पे जो भी आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं उसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन जितने करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में इस चैनल पे जितने करंट अफेयर्स के वीडियोस हैं, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसको ज़रूर देख जाइएगा। आप एग्ज़ाम में जाकर देखिएगा, आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा। सिर्फ 400-500 सवाल अगर आप देख लेते हैं, 300-400 सवाल, और उसमें से आप 70-80% करंट अफेयर्स क्वेश्चन अगर सॉल्व कर पा रहे हैं तो बहुत बड़ा स्ट्राइक रेट है। वरना बहुत ज़्यादा भटकाव होता है। करंट अफेयर अपने आप में एक अलग ही सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो उसमें से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को छांट कर आप तक पहुंचाना जो हमारा फ़र्ज़ भी है, तो वो अगर आपको मिल रहा है तो उसका फ़ायदा उठाइए, उसको देख जाइए, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ जाइए, देख जाइए। अप्रैल का करंट अफेयर देख लीजिए, और उसके बाद जो सितंबर का जितना करंट अफेयर होगा वो देख जाना है आपको। तो ये दोनों आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। जितना आपका सितंबर हो जाए और अप्रैल करंट अफेयर जितना मिलेगा आपको, तो इतना टारगेट है, इसको कंप्लीट करिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।